नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानसून की। कुछ पॉइंट पे आज हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। आप लोगों के कई मैंने अभी कमेंट देखे हैं, कई चीजें मैं देख रहा हूं। आप लोग पूछते हो कि पीटी और मेंस की क्लास चल रही है क्या। देखो, ज्योग्राफी की क्लास पीटी और मेंस की एक साथ चल सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों की पीटी और मेंस की एक साथ नहीं चल रही है। अभी जो चल रहा है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे आप लोगों को ये समझाने का जो प्रारंभिक परीक्षा में शब्दावली उनकी चल रही है। ठीक है, तो आते हैं अपने मुद्दे पे जो हम लोग काम करने चल रहे थे, है ना। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि मानसून जब भी पढ़ते हैं तो मानसून पढ़ते पढ़ते बड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि मानसून शब्द में हम केवल इंडिया को कोऑर्डिनेट करने का सोचते हैं कि केवल इंडिया है। तो बाबू ऐसा नहीं होता है कि जब भी आप लोग मानसून पढ़ोगे ना तो मानसून में केवल और केवल इंडिया नहीं आता है। मानसून एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें पूरा विश्व समाहित होता है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। और जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को मेंस की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो किसी भी टॉपिक को जब आप लोग पढ़ते हो ना तो उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें आप लोगों को अब करना चाहिए। मुझे जो लगता है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से पढ़ भी रहे हो, तो उन चीजों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जैसे ही हम लोग कहते हैं कि मानसून और मानसून शब्द आया तो मानसून की परिभाषा क्या। सबसे पहले आप लोग पढ़ना आप शुरू करोगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे कुछ ऐसे पढ़ना कि सबसे पहले क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या। तो आप लोगों को समझ में आएगा, हाँ स्टार्टअप जो आपको स्टार्ट करना है उसको देखना है, तो वो डेफिनेशन से आप लोगों को दिखेगी। दूसरा, मानसून के संबंधित सिद्धांत कौन से हैं। तो दूसरा सिद्धांत, मानसून से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत आएंगे उनके बारे में आप लोगों को यहां पर जानना है। तीसरे पॉइंट पे जब आप आते हो तब यहां पर आता है मानसून, ठीक। यहां पर तब आएगा मानसून, और फिर चौथे पॉइंट पर आपका आ जाएगा इंपैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है मानसून का आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में। आप कहीं पर मान लो कि आप उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण पश्चिम एशिया के एरिया में बैठे हुए हैं, कहां पर इस मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज को आपको देखना होता है। तो वो भी आंसर राइटिंग में इस तरह से आप लोगों को चलना रहेगा। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, जब आप सारी चीजें बता चुके होते हो तो कंक्लूजन की बारी आती है। क्या आती है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है इससे, ये फायदेमंद है या नुकसानदेह। अब प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग आज चलें तो ज्यादा आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप लोगों का थोड़ा सा फ्लो अब मेंस राइटिंग की तरफ भी मोड़ करना है। क्यों, क्योंकि अब जब आप लोगों का जून का टाइम आएगा उसके बाद आप लोगों का पेपर होना है, पेपर होने के बाद आप लोगों के मेंस का टाइम में केवल और केवल कम समय बचता है, 2 से 3 महीने दिया जाता है। तो 2 से 3 महीने में मेंस तैयार करना थोड़ा संभव नहीं होता है, ठीक है। मानसून, सबसे पहले हम लोग यहीं पर आते हैं कि मानसून आखिर है क्या, ठीक। पहले क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर, तो इसे समझने का प्रयास करो। जब भी हम मानसून शब्द की बात करते हैं तो आप लोगों के मन में वर्ड आता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसीन मौसीन शब्द से हुई है, ठीक, या मलयन शब्द या मलयन शब्द मौसीन शब्द से हुई है। यही आप लोग अपने माइंड में पढ़े हो अभी तक, ये बुक में भी आप लोगों को मिलता है। तो यहीं से स्टार्ट करता हूं जो आप लोगों को बुक में मिलता है जिससे आप आसानी से कनेक्ट हो सके। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति अरबी
अरबी शब्द के मौसिन या मलयन शब्द से हुई है। अभी मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप लोगों को आपकी किताब में जितनी भी आप बुक्स रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके एक्चुअल फेज पे अभी चलेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ यार ये चीज तो नहीं पढ़ी। और आप लोगों को एग्जाम में वही चीज डालनी होती है जो चीज कुछ अलग। ऐसा नहीं है कि आप लोग रटा रटाया जाके चीजों को दे देते हो तो नंबर मिल जाते हैं। नंबर उन पे मिलते हैं जब आप कुछ अलग करते हो। ठीक है, हुई है जिसका अर्थ मौसम है। क्या है? जिसका अर्थ मौसम है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? मानसून मौसमी हवाएं। क्या हो रहा है? अगर हम लोग बात करें तो यहां से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मानसून क्या हो जाएगा? मौसमी हवाएं। मानसून मौसमी हवाएं ये कैसी होती? ये एक प्रकार की आवर्ती पवनें होती। क्या होती हैं ये? अभी मैं समझाऊंगा। ये एक प्रकार की आवर्ती पवनें होती हैं। अब वर्ड आया कि ये एक प्रकार की क्या है? आवर्ती पवनें। आवर्ती पवनों को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेसिव विंड। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेसिव। ठीक, अब सबसे पहले अगर हम लोग वर्ड को यहां पर पकड़े तो वर्ड आ गया अब अपने पास क्या? प्रोग्रेसिव विंड क्या है, आखिर आवर्ती पवनें क्या हैं? आपके माइंड में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम पहले आवर्ती पवनों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आवर्ती पवनें वो पवनें होती हैं जिनकी दिशाओं में परिवर्तन ऋतु के अनुसार होता रहता है। आप समझना, आवर्ती पवनें वो पवनें होती हैं जिनमें परिवर्तन ऋतु के अनुसार होता है। अब इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तब बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। आवर्ती पवनें वह पवनें होती हैं, जिनमें परिवर्तन ऋतु के अनुरूप होता है। अब देखो, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, मौसम की तरह बदल तो न जाओ। सुना है ना? और आवर्ती या प्रोग्रेसिव विंड जो होती हैं वो क्या होती हैं? समय समय पर बदल जाती। तो मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, जिसने भी बनाया था गाना वो भूगोलवेत्ता थे, बहुत बड़े जानकार थे भूगोल की पवनों के बारे में, विंड्स के बारे में बहुत अच्छा जानते थे, तभी उन्होंने गाना बना दिया, क्योंकि प्रोग्रेसिव विंड की बात है। अब जब प्रोग्रेसिव विंड ये कह रही है कि वे पवनें
जो ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समय के अनुसार ये पौने क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। यहां पर समझने वाली बात है कि समय के अनुसार ये पौने बदलती रहेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम ये कहें कि समय के अनुसार, मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होती है, ये क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, अल्प अवधि के लिए होती है। कैसी होंगी ये पौने, या इन पौनों की अवधि की अवधि एक सेकंड रुकिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव विंड की, है ना, प्रोग्रेसिव विंड। अब देखो इस पवनों की अगर हम लोग यहां पर देखें तो इन पवनों की अवधि कैसी होगी, कम समय की होगी, लॉन्ग टाइम नहीं होगी, शॉर्ट टाइम होगी। क्या होगी, इन पवनों की अवधि अल्प होती है। अर्थात अगर हम यहां पर ये कहें कि मौसमी हवाएं लंबे समय तक कहीं नहीं चलती हैं, एक मौसमी हवाएं, अगर हम कहें मौसमी हवाएं लंबे समय तक नहीं चलती हैं। मतलब जैसे कि आप लोग तैयारी के दौरान विभिन्न प्रकार के दोस्ती यारी के रिश्ते बनाते हो, वो क्या है, मुखर्जी नगर में बना, करोल बाग में बना, करोल बाग में ही जब हम करोल बाग से जाएंगे वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि बहुत कम समय के होते हैं। आज दोस्त बने, 2-4 दिन बैठे, 5 दिन बाद बदल गए। तो इसके लिए क्या गाना बन गया, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। दूसरा वर्ड है प्रोग्रेसिव वर्ड, आवर्ती पवन, जो समय समय पर बदलता रहता है। लेकिन कुछ चीजों पे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब बात करते हैं इसकी प्रोग्रेसिव विंड की बात कर रहे होते हैं, तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब प्रोग्रेसिव वर्ड से आप लोग प्रोग्रेसिव विंड को समझने का प्रयास करो। प्रोग्रेसिव वर्ड क्या है, प्रोग्रेसिव विंड। थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसको, आप अपने जो ओन लैंग्वेज है उसमें समझना। कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आज समाज में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, आज हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। अब गुरु शिष्य की परंपरा से हटके हम लोग क्या आ रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट की परंपरा पे आ रहे हैं। ठीक, बड़े भाई छोटे भाई मित्रों की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। क्यों, पहले गुरु होता था सुतैया मार देता था। ठीक है, तो समाज में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है ना। धीरे 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 समय दर समय जो चीजें थी उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले क्या था, एंड्रॉयड फोन आप लोग देखते थे, उसमें भी चेंजेस होता चला गया। अर्थात अगर आपको आज वर्तमान समय में सरवाइव करना है तो समाज के साथ जब आप चलोगे, मतलब अपने आप में जब परिवर्तन करोगे तो सोसाइटी में आप सरवाइव कर पाओगे, है ना। प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव आजकल वर्ड बड़ा चलता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि नहीं है आपकी, आप के विचार जो हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं कि नहीं है, है ना, इस तरह का। तो क्या होता है, समय समय पर प्रोग्रेसिव
चीजों में क्या होता है, समय समय पर उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें अपडेशंस होती हैं, उसमें नई नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं और पुरानी चीजें जो खराब होती हैं उनको हम लोग रिमूव करते चले जाते हैं। ठीक, तो दोनों में एक डिफरेंसेस है। वैसे ही प्रोग्रेसिव बिल्ड्स होती हैं, ठीक, जो समय समय पर क्या होती हैं, अपने आप में चेंजेस करती रहती हैं। इनकी ड्यूरेशन कैसी होगी, बहुत शॉर्ट टाइम होगी, ठीक, अल्पावधि की होती है। अब अल्पावधि के मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन की ये पौने होंगी, कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने इस तरह से इन विंड का वर्किंग पीरियड होता है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई कि ये लंबे समय तक वर्क नहीं करती है। जैसे हमारी विचारधारा है, कोई नई चीज आती है तो हम उसे क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और पुरानी चीज को क्या करते हैं, एज इट इज रिमूव कर देते हैं। हम उसी पुरानी चीज को ढोने का प्रयास नहीं करते। जैसे आज टेक्नोलॉजी है, आज आप लोग मुझे कहां से पढ़ रहे हो, अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो अपने लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिवनेस है ना हमारी सोसाइटी का, कि हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे है ना, प्रोग्रेसिव। तो जो पुरानी चीजें होंगी, जो पुराने कैमरे होंगे, पुराना सिस्टम होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हुए चलते हैं। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो हमारे रूढ़िवादिता में चली जाएंगे और हम वैसे के वैसे पिछड़ते हुए चले जाएंगे। तो सेम चीज यहां पर भी, अवधि के अनुसार इनमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक, आप समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा कि आप लोगों के जीवन में भी है कि कई बार क्या होता है कि आप इस दोस्त के साथ रह रहे थे, अब 4 महीने 6 महीने में आपको समझ में आ गया कि ये अपने टाइप का नहीं है, तो आप क्या हो जाते हो, चेंज हो जाते हो, समय के साथ परिवर्तित हो जाते हो। जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग जब यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा दे रहे थे, फिर उसके बाद मेंस देते थे और फिर इंटरव्यू में जाते थे, तो कॉमन सी बात है, जब हम लगातार इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम पीटी वाले दोस्तों के साथ ज्यादा बैठना कंफर्ट नहीं फील करते थे। क्यों? क्योंकि उनका पीटी नहीं निकल रहा है यार, तो उनके साथ क्या बैठोगे। अब माइंड में क्या हो जाता है, यार जो मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है अपने साथ के ग्रुप में, हम उनके साथ बने, तो क्या होगा, अपने समय के मौसम की तरह से हम लोग भी चेंज हो जाते हैं कि भाई हम अपनी पढ़ाई के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। जब तक हम उन छात्रों के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस ग्रुप को नहीं बनाएंगे, एक ग्रुप नहीं बनाएंगे जहां पर इंटरव्यू के छात्र और मेंस के छात्र लगातार दे रहे हैं, उनके साथ हम बैठेंगे तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ हम आपको देंगे, कुछ आप हमें देंगे, यही विचार होता है, कॉमन सी बात है। तो वही मतलब प्रोग्रेसिव, समय के साथ परिवर्तित आप भी हुए। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब मौसमी हवाओं की बात कर लेते हैं कि मौसमी पवनें जो हैं वो मौसमी पवनें कितने प्रकार की हो सकती है। तो मौसमी पवनों की बात कर लें यहां मौसमी हवाएं, तो मौसमी हवाओं को आप लोग जानते होंगे, अगर देखोगे तो मौसम 2 तरह का होता है, एक शीतकालीन ऋतु होती है और एक ग्रीष्मकालीन ऋतु होती है। कैसे होंगी, अब यहां से मैं कनेक्ट करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग ठंडी या गर्मी 2 चीजें फील करते हैं, तो शीत कालीन ऋतु होगी या ग्रीष्मकालीन ऋतु होगी, कोल्ड या विंटर या हॉट, ग्रीष्म कालीन ऋतु। अब देखो जब ये ऋतु आएगी तो नॉर्मल सी यहां पर हवाएं कैसी चलेंगी, शीतकालीन पवनें रन करेंगी, यहां पर कैसी हो जाएंगी, शीतकालीन हवाएं चलेंगी। ठीक, इधर अगर हम लोग बात करें शीतकालीन पवने या हवाएं, कुछ भी आप लिख सकते हो, पवने लिख लो या हवा लिख लो, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। ठीक, अब यहां पर ग्रीष्मकालीन पवने रन करेंगी, ग्रीष्मकाल ऋतु में तो ग्रीष्मकालीन पवने। अब थोड़ा समझते हुए चलना है। ठीक, हमने कहा कि शीत ऋतु,
शीत ऋतु में पौने शीतकालीन पौने रन होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन पौने होती हैं। ठीक है, दोनों चीजें। अब इसको थोड़ा सा बेसिक्स समझने का प्रयास करना। हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि अगर ये अपना समुद्री क्षेत्र है और ये भूमि है, इसे मान लेते हैं ये क्या है? अपना समुद्र है और ये अपनी भूमि है। ठीक, भूमि के लिए हम लोग कहते हैं बहुत जल्दी गर्म एवं बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक, ये बात बोलते हैं। बहुत जल्दी गर्म एवं बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अर्थात गर्म की बात हम लोग कर रहे हैं तो सूर्य ताप या सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में। ठीक, और जब ठंडी की बात कर रहे हैं तो सूर्य की अनुपस्थिति में। सूर्य की अनुपस्थित में, मतलब जब सूर्य प्रेजेंट होगा तो हमारा स्थलीय भाग बहुत तेजी से गर्म होगा, और जब सूर्य एब्सेंट होगा तो हमारा स्थलीय भाग उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी ठंडा होगा, बहुत जल्दी गर्म होगा। ये कंडीशन क्लियर है। अगर ये सूर्य की उपस्थिति में गर्म होगा तो हम लोगों ने कहा था, अब देखते हुए चलना, कनेक्ट करना है बस आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, बस आप लोगों को समझ लेना है, तो याद नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, अब यहां सूर्य उपस्थित है तो सपोज दैट अगर मैं बात करूं, यहां पर समझिएगा आप लोग, हम लोगों ने अभी बात की कि सूर्य उपस्थित हो। उपस्थित तो इसका मतलब है ये दिन की अवधि की मैं बात कर रहा हूं, दिन की अवधि। ठीक, अब दिन की अवधि में अगर हम अपनी भूमि की बात करें, भूमि, तो यहां सूर्य ताप ज्यादा मिलेगा, ताप ज्यादा। और एक चीज याद रखना, जब भी हम भूमि की बात करते हैं, भूमि की आंतरिक परत तक सूर्य ताप की मात्रा नहीं पहुंच पाती। मतलब सूर्य गर्म किसको कर रहा होता है? भूमि की या क्रस्ट की या ऊपर पट्टी की ऊपरी परत को। सूर्य की किरणें भूमि की ऊपरी परत को गर्म करता है, जो कि जल्दी गर्म हो जाएगी। समझते हुए चलना, जो कि जल्दी गर्म हो जाएगी। अब इसके बड़े अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आपकी ये दोनों हथेलियां हैं ना, इसको ऐसे रब करो 1 मिनट तक, तो ये ऊपर की लेयर आपकी क्या हो जाएगी? रब करने से ही बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी। लेकिन ये ऊपर की लेयर गर्म हुई है, अब इधर की लेयर नहीं गर्म होगी, है ना? इधर की लेयर गर्म होगी क्या? नहीं होगी।
इसका मतलब है कि जो आपकी एनर्जी बढ़ी है वो इतने में ही बढ़ी है, केवल ऊपरी एरिया पे। सेम चीज यहां पर भी होती है, ठीक। और एक कहावत कही गई है कि कहा जाता है जिनको गुस्सा बहुत आता है वो जितनी तेजी से टम दे ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आते हैं। मतलब गुस्सा ज्यादा जिनको आएगा वो कैसे हो जाएंगे, आप ये समझो कि गुस्सा मुझे बहुत तेजी से आ जाता है, तुरंत तुरंत मुझे गुस्सा आता है तो मैं तुरंत ही ठंडा भी हो जाता हूँ। वो नेचर ऑफ अर्थ है। कहते हैं कि कहा नहीं जाता है कि भैया को बड़ी तेजी से गुस्सा आता है, लेकिन भैया एकदम से थोड़ी देर में शांत भी हो जाते हैं। बस उनको 2-3 सेकंड का गुस्सा है, उस गुस्से में मत बोलो, शांत हो जाएंगे, फिर तुमसे प्यार से बात करेंगे। और बाबू बताओ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, यूपीएससी का मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, क्या होगा क्या नहीं, परेशान मत होना, हम है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इस तरह की सब बातें आने लगेंगी। तो उसी तरह से आपके अर्थ के नेचर की तरह ही है कि जैसे उन्हें थोड़ी सी बात पता चली गर्म हो गए, और जैसे ही उनको थोड़ी सी बात आपकी पुरानी अच्छी वाली याद आई ठंडे हो जाते हैं कि चलो हटाओ यार, ठीक। तो सेम नेचर किसका है, यहां पर अगर आप नेचर देखेंगे तो अर्थ के नेचर के साथ ही बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक। सूर्य ताप जैसे मिलेगा तो ये आपकी धरती गर्म हुई, और यहां पर चलने वाली पवनें भी क्या हो जाएंगी, पवनें गर्म होंगी, ये भी गर्म हो जाएंगी। इतनी चीज क्लियर हो रही, ये पवनें भी गर्म हो जाएंगी, ठीक। तो ये जब पवनें गर्म होंगी तो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, होकर ऊपर उठेंगी, ठीक। अब जब ये पवनें गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो ये समझो जहां मैं लेके जाना था वहां पर, और मैंने कहा था इधर दूसरी तरफ क्या है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्र, ये स्थल है, ठीक है, लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये पवनें गर्म हुई, गर्म होके ऊपर जा रही, ये ऊपर जा रही, पहले गर्म, गर्म मतलब हो गया दूसरा पॉइंट इसमें, ये होंगी हल्की, और हल्की पवनें ऊपर की तरफ, ये कहानी किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीष्म काल की बात, ग्रीष्म काल में आप लोग यही देखते हो ना, आपकी जमीन गर्म हो जाती है, बड़ी तेज तेज गर्म हवा लगती है यार, उफ, मुंह ढक के चल रहे होते हो, पूरी बॉडी कवर करके चल रहे होते हैं, हम लोग एसी चला के बैठे होते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, कई बार नहीं होता है, गरीब शिक्षक है तो चलो, हम लोगों की तरह शिक्षक कहाँ है कि हम लोग गरीब है, कैसे भी काम चल रहा है तो वैसे ही चलाते रहते हैं हम लोग। आप लोग एसी लगाते हो, कूलर लगाते हो, ये सारी सुविधाएं करते हो ना, क्यों, गर्मी से बचने के लिए, तापमान से बचने के लिए। उन गर्म हवाओं को अगर आप कूलर लगाए हो तो इसलिए लगाते हो कि गर्म हवाएं जब ठंडे पानी के संपर्क से आएंगी तो वो ठंडी हो जाएंगी, और पानी के संपर्क से जब वो निकल के हमारी तरफ आएंगी तो ठंडक देगी, गर्मी नहीं देगी, है ना। तो यहां पर देखो जब ये ऊपर उठ रही हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, खाली हो जाएगा। और खाली जगह को भरने के लिए पवनें कहां से आएंगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पवनें जब पानी से होकर निकलती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, ठंडी और भारी हो जाती, मॉइस्चर गेन कर लेती हैं। तो जो समुद्री पवनें चलेंगी, समुद्री पवनें वो कैसी होती हैं, ठंडी होंगी क्योंकि पानी से चल रही हैं, क्योंकि ये पवनें जलीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की तरफ
अग्रसर अरे नहीं, ये जलीय क्षेत्र से, ये जलीय क्षेत्र से, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र से होकर चल रही है। ठीक है, बताते बताते स्थलीय क्षेत्र की तरफ अभी। ठीक, ये ठंडी इसलिए है क्योंकि ये जलीय क्षेत्र से होकर चलती, अगर यही स्थलीय क्षेत्र से होकर चलती तो गर्म हो जाती। तो यहां से क्या हो जाएगा बाबू, इसे समझना है, बड़ा आसान तरीके से समझाने का प्रयास है मेरा कि आप लोगों को समझ में आए। ये क्या हो जाएंगी, समुद्रीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की तरफ गति करने लगती हैं। क्या करती हैं, ये पौने, क्योंकि खाली जगह भरने के लिए आपको ठंडी पौने जाएंगी, क्योंकि गर्म पौने तो ऊपर उठ रही हैं। ठीक, खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी पौने स्थलीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होती हैं। ठीक, अब इतनी चीज समझ में आए, खाली स्थान को भरने के लिए क्या है, ठंडी पौने स्थलीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होती। तो इसका मतलब अगर एक लाइन में ये देना हो इसका जवाब, तो समुद्री ग्रीष्म काल में समुद्री पौने स्थलीय तरफ अग्रसर हो जाती हैं। ग्रीष्म काल में समुद्रीय पौने स्थल की तरफ चलती हैं। आप समझ आ गया होगा मेरे बात का कि समुद्रीय पौने स्थल की तरफ अग्रसर होती हैं ग्रीष्म काल में। तो पौनों की दिशा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे यहां पर कि पौनों की दिशा क्या होगी, उस पर हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे ना। अब पौनों की दिशा जो हम लोग अभी यहां पर समझना, जो हम लोगों की मेन स्टोरी थी ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में पौने और शीतकाल में पौने। तो यहां पर एक पॉइंट पर हम लोग आंसर ये दे सकते हैं कि ग्रीष्म काल में पौने समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। अब दे सकते हैं, यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो यहां पर एक जवाब दिया जा सकता है कि नहीं बाबू, कि ग्रीष्म काल में पौने में पवनों की गति समुद्र से या महासागरों से स्थल की तरफ होती है ना। ये चीज पता चल गई कि क्यों गति होती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हुई होगी, अगर नहीं हुआ तो अब ये समझो। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, उनके जीवन में खालीपन आ जाता है ना। और आप लोग ऐसे अवसर की तलाश में भी रहते हो, आजकल चैट में भी देखता हूं। तो उस अवसर में जब किसी के जीवन में कुछ खालीपन होता है, कोई था चला गया, कोई था और वो चला गया, और आप
पहले ताड़े बैठो कि चलो बढ़िया है। अब आप उसको क्या होते हो, इमोशनल टच दे देते हो और उसके साथ इमोशनली अटैच रहते हो, जब तक उसको ऐसा कर देते हो कि वो आपके साथ जुड़ जाता है। तो हवा क्या थी, वहां गर्म हुई, खाली जगह हुई, क्या हुआ, खाली जगह, मतलब जो था वो गया, अब मैं आ गया। ठीक, तो सेम जो जीवन में आप करते हो कि खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है ना, कोई ना कोई दोस्त आता है आपका, कोई ना कोई भाई आएगा आपका, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर भी होता है कि जब पौने गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी तो नीचे धरातल खाली हो जाता है। तो उसके लिए समुद्रीय पौने या महासागरीय पौने स्थल की तरफ अग्रसर होती है। ये एक तरीका था। ग्रीष्म काल में पौने किधर से चलती हैं, पौने आपके समुद्री क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र से स्थल की तरफ चलती हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब समझते हैं स्थल और समुद्र। छह माह बाद, मतलब ग्रीष्म काल के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। ग्रीष्म काल के पश्चात, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ग्रीष्म काल के पश्चात की बात करेंगे तो कॉमन सी बात है कि अब क्या आएगा, शीतकाल। है ना, यहां शीतकाल आ जाएगा। अब शीतकाल आ जाएगा तो इसका मतलब है सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी, सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो जमीन होगी, जो भूमि होगी, वो कैसी हो जाएगी आपकी, ठंडी होगी। और 6 महीने की गर्मी रही है तो 6 महीने में आपका समुद्रीय जल जो हो जाएगा वो धीरे धीरे, क्योंकि जल क्या होता है, धीरे धीरे गर्म एवं धीरे धीरे ठंडा होता है। जलीय क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता है तथा धीरे 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 ही ठंडा भी होता है। कॉमन फिनोमिना है ये, कॉमन फिनोमिना है। जो चीज धीरे धीरे गर्म हुई है तो वो धीरे धीरे ठंडी भी होगी। ठीक, यही कैरेक्टर है जलीय क्षेत्र का। ये क्या है, जलीय क्षेत्र का मूल कैरेक्टर है। और यहां पर पहले क्या थी, 6 माह तक ग्रीष्म काल था। इसका मतलब क्या हो गया होगा, 6 माह के पश्चात ये जलीय क्षेत्र कैसा हो गया, जलीय क्षेत्र गर्म हो गया, है ना। अब जब गर्म होगा तो यहां पर पौने कैसी हो जाएंगी, गर्म होंगी तो पौने, अब समझना, जलीय क्षेत्र गर्म तो पौने क्या हो जाएंगी, गर्म होकर पौने गर्म होकर ऊपर उठेंगी। कॉमन सी बात है। और जलीय क्षेत्र क्या होने लगेगा, धीरे धीरे निचला क्षेत्र कैसे होने लगेगा, खाली होगा। और खाली होगा, अब आप देखो
स्थलीय क्षेत्र कैसा है आपका? ठंडा। तो शीत ऋतु में पौने किधर से किधर चल रही हैं? स्थलीय क्षेत्र से जलीय क्षेत्र की तरफ। शीत ऋतु में पौने स्थलीय क्षेत्र से जलीय क्षेत्र की तरफ सही, तरफ अग्रसर होती हैं। हो रही हैं? क्या हो रही हैं? आपके स्थलीय भाग जो कि ठंडा है, वहां से पौने अब जलीय भाग की तरफ चलती हैं। तो इसे एक लाइन में बोला जा सकता है कि शीत ऋतु में पौने स्थल से समुद्रीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होती हैं, ये बोला जा सकता है। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट हो तो भैया पूछ लिया करो आप लोग। ठीक, तो अब ये ग्रीष्म ऋतु में कहां से था? पवनों की गति समुद्र से स्थल की तरफ। अब शीत ऋतु में पवनों की गति क्या हो जाएगी? पवनों की गति स्थलीय क्षेत्र से महासागरीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो जाएगी। कहां हो जा रही है? ये देखो, स्थलीय क्षेत्र से हम लोग यहां की बात कर रहे हैं, तो पवनों की गति स्थल से महासागर की ओर शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में पवनों की गति क्या हो रही है? महासागरों से स्थल की तरफ। और हम लोगों ने प्रोग्रेसिव विंड की जब हम लोग बात कर रहे थे यहां पर, तो यहां पर समझने वाली बात है, अभी हम लोगों ने प्रोग्रेसिव विंड की बात की थी यहां पर, कि ये पवनें कैसी हैं? एक प्रकार की आवर्ती पवनें होती हैं जो समय या ऋतु के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि ये पवनें ऋतु के अनुसार कैसे अपने आप में परिवर्तन करती हैं, प्रवाह की दिशा कैसे बदलती हैं, है ना? प्रवाह की दिशा ये कैसे बदल रही है। ये पॉइंट आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा थोड़ा। अभी तक जितना मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आती हुई चलें, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं। किसी के मन में कोई डाउट हुआ करे, पूछ लिया करो आप लोग। ठीक, कोई चीज ना समझ में आए आप लोगों को तो आप लोग बिल्कुल आराम से तसल्ली से पूछिए, क्योंकि आप हमसे छोटे हैं और हमसे पढ़ने के लिए और हमसे समझने के लिए। तो हमारा प्रयास यही होगा कि आपको सरलता से, सहजता से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले जब क्लियर होंगी तब आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, है ना? क्लियर है? आगे चलें। चल नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अब ये पता चल गया कि ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा क्या होगी और शीत ऋतु में पवनों की दिशा क्या होगी।
अब देखो, जब हम लोग मानसून वर्ड की बात करते हैं, मानसून जैसे ही हम शब्द यूज करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मैं बताता हूं। सबसे पहले आएगा, भारत के मानसून की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात? तुरंत आएगा पहला वर्ड, भारत का मानसून। मानसून। या दूसरी तरफ दिमाग जाएगा, बहुत ज्यादा आप दिमाग लगाओगे तो दक्षिण पूर्व एशिया का मानसून। दक्षिण पूर्व एशिया। मानसून में दो ही की बात करेंगे, ठीक। आपकी सोच इन्हीं दोनों तक सीमित हो जाती है। इतना ही सोचते हो ना, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, ये मानसून हो जाए या भारत का मानसून हो जाए। लेकिन अगर आप, जब भी हम मानसूनी पवनों की या मानसूनी जलवायु की बात करते हैं तो ये छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत व्यापक रूप में है ये, बहुत व्यापक रूप है। अब समझने वाली बात है कैसे, ये तो मैंने बोल दिया आप लोगों को समझाने के लिए कि बहुत व्यापक है। तो मानसून का विस्तार सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर मानसून का विस्तार कहां कहां पर है। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। जब ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी तभी ना आप लोग को हो गया, और आप लोग तो छोटे से बच्चे हो अभी, ठीक। तो मानसून का विस्तार, हेडिंग डाल लीजिएगा, मानसून का विस्तार कहां कहां पर है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इधर से शुरू करें, अमेरिका से, ठीक। तो दक्षिण पूर्वी यूएसए पहला पॉइंट आएगा आप लोगों का। मानसूनी पवने कहां पर पाई जा रही हैं, यहां पर भी आप लोगों को मिलेंगे। दक्षिण पूर्वी यूएसए, यूएसए में भी आपके मानसूनी पवनों का विस्तार पाया जाता है, ठीक। फिर आ जाओ आप, अफ्रीका चलते हैं हम लोग। तो पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका की बात कर लें। अब पूर्वी अफ्रीका में भी यदि हम लोग और मेंशन करना चाहें तो इसके बाद पूर्वी अफ्रीका में जाएंगे कहां? मिडा गास्कर। अब इसके नीचे और भी बात कर लें तो गिनी के कोस्ट, गिनी तट प्रदेश, तट प्रदेश की बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग चले तो कैरिबियन द्वीप समूह, अब आओ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, अब देखो इतनी जगह मानसूनी पवनें कार्य करती हैं। क्या करती हैं? इतनी क्षेत्रों में भारत को, अभी हमने भारत को अलग ही रखा है क्योंकि भारत तो आप जान ही रहे हो, इनको भी जानो। यहां पर पॉइंट बना लीजिएगा, यहां पर भी मानसूनी
पौने पाई जाती हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिन मानसूनी पवनों की आप लोग चर्चा करते हो, उन मानसूनी पवनों को एक क्षेत्र विशेष में ही आप रोकने का जो प्रयास करते हो, तो वो आप लोगों को यहां समझ में आ रहा होगा कि वो एक क्षेत्र विशेष में नहीं है, वो क्या है, एक व्यापक रूप है, एक बहुत बड़ा है, विश्व भर में मानसूनी पवनें चलती हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको, विश्व में या विश्व भर में मानसूनी पवनें गति करती हैं। ये क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि विश्व भर में मानसूनी पवनें आपकी गति करती हैं। आप लोग केवल और केवल एशियाई मानसून की बात ना करें। तो अब इनको भी आप लोगों को जानना है, ठीक। ये यहीं से स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को और समझ में आएगा। अब जब भी लेकिन मानसूनी पवनों के प्रभाव की बात करते हैं कि आइडियल इंपैक्ट कहां पर सबसे पड़ेगा, अब आती है शुरुआत। लेकिन मानसूनी पवनों का आदर्श प्रभाव मानसूनी पवनों का आदर्श या आइडियल इंपैक्ट, आदर्श प्रभाव उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पड़ता है। प्रभाव उष्ण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होता है। ठीक है, अब समझो दो तरह से। पहले इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, इससे कहते हैं हम लोग 23.5, इसको कहते हैं 23.5। ये किधर है, साउथ की तरफ है, ये किधर है, ये नॉर्थ की तरफ है। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये 90 डिग्री साउथ पोल होगा, समझे। तो 0 से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 5 डिग्री दक्षिण, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। रेखीय क्षेत्र, इसके ऊपर क्या आ जाता है, ट्रॉपिकल या उष्ण
इसके ऊपर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हम लोग इसको मेंशन करना था, ये कर्क रेखा होती है और ये क्या होती है, मकर रेखा। ठीक, 30 डिग्री, 30 डिग्री ये इसका विस्तार क्षेत्र होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों क्षेत्रों पर सूर्य क्या होता है, सूर्य साल भर में एक बार लंबवत होता है। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक डिसाइड ही कर रहा है, जब लंबवत होगा सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में होगा तो ग्रीष्मकाल होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा। तो ग्रीष्म और शीत ऋतु को निर्धारित कर देता है। ठीक, ग्रीष्म और शीत ऋतु को सूर्य उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की जो सिचुएशन बनती है वो निर्धारित कर देती है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, मैंने कहा महाद्वीपों के पूर्वी भाग तो इसको समझो, ये पॉइंट क्लियर है। अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। वर्ड आया था महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। तो जब सूर्य उदय की बात करेंगे तो सूर्य उदय किधर होता है हमारा, ईस्ट की तरफ। अस्त किधर होता है, वेस्ट की तरफ। सूर्य ताप की मात्रा सबसे पहले किसे मिलेगी और किसको ज्यादा देर तक, तो ईस्ट की तरफ आपको सूर्य ताप शुरू से मिलना शुरू हो जाता और अंत में वेस्ट की तरफ। तो नॉर्मल सी बात है, इसका प्रभाव भी पूर्वी भाग पर ज्यादा देखने को आप लोगों को मिलेगा। अब जैसे हम लोग इंडिया को देखें, ठीक, तो ये क्या है आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। और मानसूनी पवनों का प्रभाव किधर होगा, पूरब के महाद्वीप के पूर्वी तटों पर। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, है ना। अगर अफ्रीका आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, महाद्वीप का पूर्वी भाग। मेडागास्कर कहां पर है, मेडागास्कर, है ना। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेडागास्कर इस जगह पर स्थित है और मेडागास्कर भी कहां पर है, महाद्वीप के पूरब में है। और हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया उसे समझने के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा इसको, ठीक। तो हम लोगों ने यहां पर मेडागास्कर की चर्चा की थी, ये देखो, ठीक, ये पूर्वी तट पर है। अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है।
ठीक, तो यहां पर मानसूनी पवनों का आदर्श प्रभाव की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इतना पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर है कि नहीं? किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो वो बताए। ठीक, चले आगे। ये फिगर बनाते हुए चला करो, आप लोगों को बड़ा काम आए। क्योंकि नंबर जो मिलते हैं वो नंबर इन्हीं सब चीजों का मिलता है आप लोगों को। ठीक है, आगे चले। मानसूनी पवने मानसून को एक ये इसे ऐसे लिखो, एशिया के दक्षिणी भाग पर, एशिया के दक्षिणी भाग पर या दक्षिण एशिया पर, इस पर मानसूनी पवनों का आदर्श या आइडियल डेवलपमेंट, पवनों का आदर्श विकास होता है, आदर्श विकास होता है। इन चीजों को समझते हुए चलना। आदर्श विकास का मतलब अब चीजों को कनेक्ट करना है। यदि हम लोग यहां पर बात करें कि आदर्श विकास मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि दक्षिण एशियाई मानसून या भारतीय मानसून शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है, स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास आप लोग ये करेंगे कि जो अभी तक मानसूनी पवने हैं उन पवनों को हम लोग किसे कहते हैं? अरे ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं, या आप लोग दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवने, या भारत की मानसूनी पवने, इनके नाम से जान रहे थे। तो उसका मेन मोटो, मेन रीजन यही है कि इन नामों को जानने का, क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि आइडियल इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो वो किधर कर रहा है? इस एरिया को, दक्षिण एशियाई भाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब समझने के लिए यदि हम लोग ये कहते हैं कि जो दक्षिण एशिया में, हम लोग ये कहते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण एशिया अगर हम लोग देखें तो दक्षिण एशिया के केंद्र में आप लोग देखेंगे तो भारत, नोट करते हुए चलो, दक्षिण एशिया, मैप खोल लेना आप लोग, दक्षिण एशिया के केंद्र में, के केंद्र या केंद्रीय भाग में भारतीय उपमहाद्वीप, सॉरी, भारतीय, दिक्कत आ रही, भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है। ठीक,
और जब भारतीय उपमहाद्वीप इसमें स्थित है, इसके केंद्र में, इसीलिए इसे भारतीय मानसून या भारतीय उपमहाद्वीपीय मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप मानसून के नाम से भी अब जब हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करते हैं, जब जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करते हैं तो इसे समझना है, ठीक। तो केवल हम भारत की चर्चा नहीं करते हैं, तो केवल हम भारत की ही बात नहीं करते हैं, ठीक। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें देखते होगे कि लगभग दक्षिण एशिया के देशों को हम भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं। लगभग हम लोग दक्षिण एशिया के समस्त देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं, लेकिन ठीक, किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में आप लोग नॉर्मली शामिल करते हो, लेकिन किनको? दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों को शामिल करते हो। अब जब इनको शामिल कर रहे हैं, लेकिन वर्ड मैंने यूज किया, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में आप लोग देखते होंगे कि वहां पर आपके लक्षद्वीप और श्रीलंका को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं करते हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया कि जब ये शामिल नहीं तो क्यों ऐसा है भाई? क्या ये सही है?
सोचो, वर्तमान में इनको शामिल माना जाता है। पहले क्या था कि एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया गया है कि ये और ये भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, परंतु आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स में देखते हो तो इनको भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग माना जाता है। इस चीज को याद रखना आप लोगों को। और जब भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया राष्ट्रों के केंद्र में कौन स्थित है, ठीक, अब देखो, परंतु वर्तमान में यह कहा जाता है कि वर्तमान में यह कहा जाता है कि सारे दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के, कहा जाता है कि सारे दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के केंद्र में या राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। किया जाता है जहां पर भारत इसके केंद्र में स्थित है, इसके केंद्र में स्थित है। अब देखो, हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारतीय उपमहाद्वीप, एशियाई राष्ट्रों को, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। लेकिन इसके सेंटर पोजीशन दक्षिण एशियाई अगर हम लोग देखें, राष्ट्रों के केंद्र में कौन है, भारत स्थित है। इसलिए इन पवनों को भारतीय मानसूनी पवनों की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। इसलिए इन पवनों को भारतीय मानसूनी पवने कहते हैं। अब देखो, वायुमंडलीय पवनों का मानसूनी पवनों का संबंध वायुमंडलीय परिसंचरण से है। नोट करो, मानसूनी पवनों का संबंध वायुमंडलीय परिसंचरण से है।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है ना। तो इस सब की चर्चा अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक। तो अगली क्लास का वेट करिए, पूरा का पूरा मानसून अब उस क्लास में डिस्कशन होगा, क्योंकि कुछ आंखों में अभी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।